मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राजनीतिक संप्रेषण को और आगे देखें और इसमें आज हम देखेंगे कार्ल डायच का संचार सिद्धांत। कार्ल डायच ने संचार सिद्धांत के बारे में अपने विचारों का बहुत ही अच्छी तरह से प्रतिपादन किया है। जैसे व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड स्टेल ने किया, उसको आगे बढ़ाने का काम आमंड और पावेल ने किया। जैसे राजनीतिक विकास के सिद्धांतों का बहुत अच्छा विश्लेषण लुसियन पाई ने किया, ठीक इसी प्रकार से तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संप्रेषण का बहुत बढ़िया प्रतिपादन कार्ल डायच ने किया है। देखें कार्ल डायच क्या कहता है। संचार एक स्टीयरिंग व्हील के समान होता है। जिस प्रकार से स्टीयरिंग व्हील, हैंडल जिसे कहते हैं, साइकिल के संदर्भ में इसको हैंडल कहते हैं और मोटर गाड़ी, कार, इन चीजों के संदर्भ में हम इसको स्टीयरिंग कहते हैं। तो सूचना संचार एक स्टीयरिंग व्हील के समान होता है। जिस प्रकार से स्टीयरिंग व्हील पूरे गाड़ी को नियंत्रित करता है, मार्गदर्शन करता है, ठीक इसी प्रकार से संचार भी एक स्टीयरिंग व्हील के समान काम करता है। जैसी आपको सूचना मिलेगी उसके अनुरूप आप जब व्यवहार करेंगे तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सूचना प्रवाह, ये सब स्टीयरिंग व्हील के समान काम करते हैं। संचार सिद्धांत परिवर्तन की धारणा पर आधारित है। परिवर्तन शक्ति से होता है और शक्ति सूचना से प्राप्त होती है। तो देखिए इसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो संचार सिद्धांत परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे जैसे आपको सूचनाएं मिलेंगी आप व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन अपनी मर्जी से नहीं होगा, अपितु परिवर्तन शक्ति से ही किया जा सकता है। शक्ति, कानून की शक्ति। जैसे 1991 में सरकार ने सोचा कि हम नई आर्थिक नीति को लागू करेंगे। यदि उस सरकार के पास शक्ति नहीं होती या कोई शासन के बाहर का कोई व्यक्ति यदि यह कहता कि देश में ये नई आर्थिक नीति लागू होनी चाहिए, तो उसकी बात को कोई नहीं मानता। लेकिन सरकार के पास शक्ति होती है, इसलिए सरकार ने कहा कि हम नई आर्थिक नीति लागू करेंगे। तो अन्य दलों ने भले ही उसका विरोध किया, लेकिन सरकार ने शक्ति के बल पर पूरी आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। तो यह परिवर्तन पर आधारित है। परिवर्तन शक्ति से आता होता है और शक्ति कहां से प्राप्त होती है? संचार साधनों से, सूचना से शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद यहां पर एक उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे बंदूक से गोली दागने का काम किया जाता है, तो बंदूक का ट्रिगर जब आप दबाते हैं, इस बंदूक का ट्रिगर दबाने से जितना उस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसकी तुलना में 1000 गुना से भी अधिक शक्ति से गोली बाहर निकलती है। बंदूक का ट्रिगर दबाने में जितनी शक्ति हमको लगती है, उससे 1000 गुना अधिक शक्ति से गोली अपने लक्ष्य की ओर छूटती है। मतलब यह हुआ कि जैसी आपको सूचना मिलेगी, हो सकता है ऐसी कोई सूचना आपके पास आए, उसको आप इस रूप में व्याख्यायित करें या उसको इस रूप में आप प्रस्तुत करें कि उसका व्यापक प्रभाव आम जनता पर पड़े। यह संभव हो सकता है या कि सूचना के द्वारा ही संभव है कि एक छोटी से छोटी, एक बिल्कुल छोटी सी बात को इस प्रकार से आप प्रसारित कर सकते हैं जिसका आम जनता पर, पूरी व्यवस्था पर व्यापक और क्रांतिकारी प्रभाव पड़े। आप सोच नहीं सकते कि एक छोटी सी बात भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। छोटा तथ्य संप्रेषण इस प्रकार से किया जा सकता है कि उसका भयंकर प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद सूचना प्रभाव एक स्टीयरिंग रूप में यह हो गया है। व्यवस्था लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। व्यवस्था लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है, ये उसने
कार्ल डायस ने कहा है कि जैसे जैसे उसको सूचना मिलती है उसी के अनुरूप वह व्यवस्था आगे की ओर बढ़ती है। उन सूचनाओं को अच्छी तरह से प्राप्त करना, सूचनाओं को संसाधित करना और उस संसाधित सूचनाओं का आगे बढ़ने के लिए उपयोग करना, यह देखना कि वह सूचना जो हमको मिली है या हम जो निर्णय लेने वाले हैं, क्या हमारी व्यवस्था उस चीज को सहन कर सकेगी या सहन नहीं कर सकेगी। ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं कि व्यवस्था ने कह दिया कि हम सभी किसानों का ऋण माफ कर देंगे, क्योंकि सभी किसान ऋण से बहुत ज्यादा ग्रस्त हो गए हैं, इसलिए सरकार ने सोचा कि पूरे देश में सभी किसानों का ऋण माफ कर देंगे। लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि यदि आप सभी किसानों का ऋण माफ करने की योजना बना रहे हैं तो क्या व्यवस्था में इतनी क्षमता है कि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लोगों का माफ कर दिया जाए। तो व्यवस्था में क्षमता होनी चाहिए। जब तक व्यवस्था में क्षमता नहीं होगी, ऐसी सूचनाओं का आप अपने व्यवस्था के आगे बढ़ने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। इस संदर्भ में कार्ल डायस ने दो संकल्पनाओं की बात कही है। एक संकल्पना है सूचना या जानकारी की संकल्पना। जैसी सूचना मिलेगी, जैसी आपको जानकारी मिलेगी, इसी प्रकार से आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि सूचनाएं पर्यावरण से आपको मिलेंगी या अन्य किसी स्रोत से आपको सूचना मिल सकती है। तो जैसी सूचना मिलेगी, आपको प्रतिरक्षा के लिए या व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार से निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये पहली संकल्पना हुई, जानकारी या सूचना की संकल्पना। दूसरी संकल्पना है प्रतिसंभरण की। प्रतिसंभरण का मतलब डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत में इसकी चर्चा हो चुकी है। प्रतिसंभरण का मतलब होता है पर्यावरण में उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। जैसे जनता ने मांग की, समर्थन मिला, राजनीतिक व्यवस्था ने उस पर निर्णय लिया, नीतियां बनाई, कानून बनाया, कानून बनाकर के जनता को दिया, पर्यावरण में दिया। तो जब कानून बनकर जनता के पास पहुंचता है, जब नीतियां जनता के पास पहुंचती हैं, तो जनता में उसकी प्रतिक्रिया या अंतरक्रिया होगी। कुछ लोग उस कानून का, उस नीति का समर्थन कर सकते हैं, तो कुछ लोग उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो यह जो जनता की प्रतिक्रिया है, जनता की प्रतिक्रिया जब शासन तक, राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचती है, तो यह जो पर्यावरण संबंधी जानकारी है, सूचना है, राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचना, इसको प्रतिसंभरण या फीडबैक कहते हैं। जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि जनता को जब जनता की प्रतिक्रिया, जनता की अंतरक्रिया की जानकारी जब तक राजनीतिक व्यवस्था को नहीं होगी, राजनीतिक व्यवस्था समुचित निर्णय नहीं ले सकता। तो प्रतिसंभरण की संकल्पना पर विचार करते हुए कार्ल डायस कहता है कि प्रतिसंभरण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक प्रतिसंभरण की चर्चा करते हुए कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था में आंतरिक असंतुलन होता है। आंतरिक असंतुलन का मतलब राजनीतिक व्यवस्था के पास अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार के मसले उसके पास आते हैं, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की चीजें उसके सामने निर्णय लेने के लिए लंबित रहती हैं। ये आंतरिक असंतुलन होगा। दुनिया का कोई भी देश, चाहे वह जितना भी प्रगति कर ले, जितना भी विकास के पायदान पर ऊंचाई तक पहुंच जाए, वहां पर कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो समस्या मुक्त हो। सभी देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश क्यों न हो, समस्याएं तो होंगी। समस्याएं होंगी मतलब आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, नीतियां बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलते रहती हैं, परिस्थितियां परिवर्तित होते रहती हैं। तो बदलती परिस्थिति में आपको व्यवस्था को अनुकूल बनाना पड़ेगा। तो व्यवस्था में आंतरिक संतुलन होता है, मतलब उसके पास अनेक प्रकार की चीजें हैं जिस पर उसको निर्णय लेना है, नीतियां बनानी है। आंतरिक असंतुलन होता है जिससे व्यवस्था आगे बढ़ती है। आंतरिक असंतुलन जब तक नहीं होगा, व्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। व्यवस्था बढ़ेगी, इसका मतलब होगा व्यवस्था में गतिशीलता आएगी। यदि गतिशीलता आएगी तो उसमें परिवर्तन आएगा, और वह परिवर्तन जो आएगा वह पर्यावरण में जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल होगा।
तो यह आंतरिक असंतुलन व्यवस्था को गतिशील बनाए रखती है। यदि मान लीजिए 5 साल तक जो काम एक निर्वाचित सरकार को करना है, 1 साल में या 2-4 महीने में उसने कर दिया, बाकी 4 साल वो क्या करेगी? इसलिए जो भी निर्वाचित सरकारें होती हैं वो अपनी योजना को इस प्रकार से बनाती हैं कि हम 5 साल तक पूरा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा काम एक बार में कर दिए तो पूरे 4 साल तक फिर चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। वो अपनी योजना उसी के अनुरूप बनाती है। तो व्यवस्था आगे बढ़ती है, असंतुलन दूर होता है, मतलब समस्या धीरे धीरे करके कम होते जाती है। नकारात्मक प्रतिसंभरण हो तो इससे व्यवस्था में सक्रियता आती है, आगे बढ़ती है। अब उदाहरण के लिए देख लीजिएगा, यदि एक भीड़ एक मांग को लेकर के आगे बढ़ रही है, नकारात्मक प्रतिसंभरण, इसकी विवेचना करते हुए कार्ल डायस कहता है नकारात्मक प्रतिसंभरण व्यवस्था के अनुरूप होता है। यदि मान लीजिए कोई भीड़ आगे बढ़ रही है अपनी मांगों को लेकर के, और उसी समय उस भीड़ को एक ऐसी सूचना दी जाती है जिससे पूरी भीड़ तितर बितर हो जाती है, तो वह नकारात्मक प्रतिसंभरण होगा। मतलब नकारात्मकता किसके लिए? भीड़ के लिए, मांगों के लिए, समर्थन के लिए। और इसका सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा? व्यवस्था पर पड़ा। जैसे सीएए के बारे में आंदोलन हो रहा था, यदि आंदोलन होने के पहले सरकार निर्णय लेकर के सीएए को यदि मान लीजिए निरस्त कर देती तो वह नकारात्मक प्रतिसंभरण होगा। इसी प्रकार से किसानों का आंदोलन होगा। किसानों के आंदोलन जब बहुत लंबा समय तक चलने लगा, तब सरकार ने, जब किसान और ज्यादा आंदोलित होने लगे, जब बहुत ज्यादा उत्तेजित होने लगे, सरकार ने एक आदेश जारी करके उन तीनों किसान कानूनों को, कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया। तो यह जो भीड़ को तितर बितर करने वाली हुई, इसे ही कार्ल डायस नकारात्मक प्रतिसंभरण कहता है। और यह कहता है कि नकारात्मक प्रतिसंभरण हमेशा व्यवस्था के लिए अनुकूल होता है, व्यवस्था पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक व्यवस्था एक प्राणी की भांति, एक जीवित शरीर की भांति होती है। जिस प्रकार से एक प्राणी नए वातावरण के अनुकूल अपने आप को बिना किसी अधिक प्रयास के ढाल लेता है, ठीक इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में भी अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। पर्यावरण में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के अंतर्गत, इन परिवर्तनों के मद्देनजर राजनीतिक व्यवस्था अपना अनुकूलन कर लेती है। और वह अनुकूलन किस प्रकार से करती है? कानून बनाकर करती है, नीतियां बनाकर करती है। यदि उससे भी नहीं हुआ तो फिर संविधान में संशोधन करके करती है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था अपना अनुकूलन नई परिस्थितियों के अनुरूप करने में सक्षम होती है। यह शासक वर्ग पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से अपने अनुकूलता को साबित कर रहे हैं। जैसे 1991 के पहले, साम्यवादी व्यवस्था दुनिया में समाप्त होने के पहले, भारत ने समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाकर रखा था। और जब 1991 में साम्यवादी व्यवस्थाएं पूरी खत्म हो गई तो उसके बाद उसी समाजवाद को एक दूसरे रूप में लागू किया कि हर हाथ को काम, हर व्यक्ति को रोजगार, अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं बनाई जाने लगी जो समाजवादी योजनाओं की तुलना में ज्यादा बेहतर लगने लगी। तो इसी प्रकार से जैसी जैसी सूचनाएं मिलती हैं, उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को तत्पर होकर के निर्णय लेना पड़ता है। जैसे यहां पर एक उदाहरण देता है कार्ल डायस, जैसे आप साइकिल में बैठ के कहीं जा रहे हैं। सामान्यतया जब आप कहीं भी निकलते हैं यात्रा पर या किसी वाहन की सवारी में चलते हैं, तो आपकी आंखें, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर हमेशा सक्रिय रहता है। यदि आप किसी कार में जा रहे हैं या किसी बस या किसी प्रकार ऐसे ही किसी ऑटो या बाइक से जा रहे हैं, तो ये तीनों चीजें बिल्कुल सक्रिय होकर के काम करती हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप साइकिल से जा रहे हो, सामने कोई अवरोध आ गया, बाइक में जा रहे हैं, सामने कोई ब्रेकर आ गया, तो जब तक आंखें देख करके मस्तिष्क तक
निर्देश पहुंचाती हैं, और जब तक मस्तिष्क आपके हाथों को पैरों को ब्रेक दबाने का आदेश देता है, उसके पहले ही शरीर के अंग सक्रिय होकर के सीधे हाथ सीधे ब्रेक में जाकर जाता है और सीधे ब्रेक दब जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है कि आंखें देखेंगी, आंखों ने देखा तो मस्तिष्क सक्रिय होगा, मस्तिष्क तक वह बात जाएगी कि सामने ब्रेकर है, और फिर मस्तिष्क पैर या हाथ को आदेश देगा जो ब्रेक लगाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मस्तिष्क के सक्रिय होने के पहले हमारे अंग सक्रिय हो जाते हैं और एकदम से हाथ ब्रेक पर जाता है या पैर ब्रेक पर जाते हैं और गाड़ी की स्पीड हम कर लेते हैं, कम कर देते हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए, इतनी निपुणता होनी चाहिए कि जैसे उसको सूचनाएं मिलें, उस सूचना प्रवाह के द्वारा वह आवश्यक निर्णय ले सके। जब तक सूचनाएं उसके पास नहीं पहुंचेंगी तब तक राजनीतिक व्यवस्था कोई काम नहीं कर सकती। इसके बाद सूचना प्रवाह सही होने से संचालन सही दिशा में जाएगा, अन्यथा सूचना प्रवाह यदि सही नहीं है तो व्यवस्था में प्रतिकूलता आएगी, व्यवस्था के टूटने की संभावना बढ़ जाएगी, आखिरकार देश की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। और दूसरा है सकारात्मक प्रतिसंहरण। दो संकल्पनाओं में, एक सूचना या जानकारी की संकल्पना, दूसरी थी प्रतिसंहरण की संकल्पना। प्रतिसंहरण की संकल्पना में दो चीजें, एक नकारात्मक और दूसरी ये सकारात्मक। सकारात्मक संभरण प्रतिसंहरण नकारात्मक व्यवस्था के अनुकूल होता है, जबकि सकारात्मक प्रतिसंहरण व्यवस्था के प्रतिकूल होता है। जैसे मान लीजिए जनता आंदोलनरत है, भीड़ आगे बढ़ रही है एक निश्चित मांग को लेकर के, लेकिन उस भीड़ में से किसी ने कोई बात फैला दी और ऐसी फैला दी कि जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश उत्पन्न हुआ और जो भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही थी एकदम से वह मरने मारने पर उतारू हो जाए, तो यह सकारात्मक प्रतिसंहरण हुआ। एक छोटी सी बात इस प्रकार से आगे बढ़ सकती है कि जो जनता शांतिपूर्ण मार्ग से आगे जा रही थी एकदम से मरने मारने पर उतारू हो जाए, तो इसे सकारात्मक प्रतिसंहरण कहता है। सकारात्मक प्रतिसंहरण व्यवस्था के प्रतिकूल होता है। तो सकारात्मक किसके लिए? भीड़ के लिए, कि भीड़ की शक्ति एकदम से बढ़ गई, लेकिन इसका प्रभाव व्यवस्था पर प्रतिकूल पड़ता है। और इस प्रकार से कार्ल डायस का यह जो संचार सिद्धांत है, राजनीतिक संचार सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के हर पक्ष को सूचना प्रभाव से जोड़कर उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने का काम करता है। सूचना प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था के हर अंग तक, हर पक्ष तक, हर तथ्य तक पहुंचनी चाहिए। पूरे देश में, पूरे राजनीतिक पर्यावरण में ऐसी व्यवस्थाएं राजनीतिक व्यवस्था को करनी चाहिए ताकि उसे कदम कदम पर, पल पल की जानकारी भिन्न अंगों को समय समय पर मिलता रहे। जब राजनीतिक व्यवस्था में सूचना प्रवाह निश्चित या निरंतर रूप से जारी रहेंगे तो इससे राजनीतिक व्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ती है, उसको व्यवस्थित रखने और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का काम करती है। तो राजनीतिक संचार और इसके अंतर्गत सूचना प्रवाह की निरंतरता, सही सूचनाएं प्राप्त करना, उन सूचनाओं को संसाधित करना और उन संसाधित सूचनाओं के आधार पर अपने काम की चीजें अपने पास रखना, बाकी दूसरे और आगे बढ़ा देना, इससे राजनीतिक व्यवस्था में गतिशीलता आती है, क्रियाशीलता आती है और राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ढाल लेती है। यह है कार्ल डायस का संचार सिद्धांत। अब आखिरी में देख लेते हैं जनसंचार और नियंत्रण के बारे में कि जनसंचार के साधनों पर नियंत्रण की स्थिति क्या है। दुनिया के विभिन्न देशों में इसे 4 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी उदारवादी व्यवस्था। पश्चिमी उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक संचार पर या संचार के साधनों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण सरकार का नहीं होता। ये स्वायत्त संस्थाओं के रूप में काम करती हैं और बिल्कुल बिना किसी संकोच के, बिना किसी लापरवाही के सरकार की जमकर आलोचना करती हैं और यदि जरूरत पड़े तो सरकार की तारीफ भी करती हैं।
निष्पक्ष सूचनाएं देती हैं, आम जनता से जुड़ी रहती हैं। जहां पर आलोचना करनी हो, जहां पर कमी की ओर ध्यान देना हो, वहां पर भी ये बातें कहती हैं, और जहां पर सरकार की प्रशंसा करनी हो, वहां पर भी ये बात कहती है। लोगों को जन संचार माध्यमों का उपयोग करने का पूरा अधिकार होता है, और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय भी दुनिया के विभिन्न देशों में स्थापित की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए बिल्कुल सजग रहती है। दूसरा है साम्यवादी देशों में। साम्यवादी देशों में आजकल तो दुनिया में साम्यवादी देशों की संख्या कम हो गई है, लेकिन साम्यवादी देशों में आप साम्यवाद के समर्थन के नाम पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको एक ही शर्त पालन करनी है कि आपको साम्यवाद के विरुद्ध नहीं जाना है। आप साम्यवाद की तारीफ करिए, गुणगान करिए, उसके पक्ष में सब तमाम प्रकार से बातें करिए, आप उस देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते हैं। आपकी यही एक योग्यता है। और यदि आपने कभी भी साम्यवादी व्यवस्था या उन शासकों के विरुद्ध मुंह खोला, तो अगले दिन आप कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये साम्यवादी व्यवस्था है। तानाशाही व्यवस्था में या निरंकुश व्यवस्था में भी यही स्थिति होती है कि वहां पर भी तानाशाह अपनी तारीफ सुनता है, अपने आदेशों का पालन आपसे चाहता है, और यदि आप आदेश का पालन नहीं करेंगे, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो निरंकुश शासन व्यवस्था भी उसी प्रकार की जैसे साम्यवादी व्यवस्था है। इसी को साम्यवादी व्यवस्था को सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहते हैं। मतलब आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी जहां शासन का नियंत्रण हो, व्यक्तिगत जीवन पर भी, उसे सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहते हैं। सर्व अधिकार, सब अधिकार शासन का, आपका कोई अधिकार नहीं। और चौथा है विकासशील देश, जैसे भारत जैसे देश हैं। भारत जैसे देश दुनिया में बहुत कम हैं जो विकासशील देश तो है, लेकिन उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया हुआ है। लेकिन अधिकांश विकासशील देशों में, जिनमें एशिया के खूब सारे देश आते हैं, अफ्रीका के ढेर सारे देश आते हैं, लैटिन अमेरिका के कई देश आते हैं, इन देशों में संचार साधनों की स्थिति ठीक नहीं है। यहां पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से नागरिकों को प्राप्त नहीं है। परिणाम यह होता है कि इन देशों में संचार साधनों पर शासन का नियंत्रण है, और शासन का नियंत्रण होने के कारण शासन तक सूचना का प्रवाह निष्पक्ष रूप से नहीं होता। सूचना प्रवाह में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। सूचना देने वाले वर्ग, सूचना देने वाले अधिकारी, सूचना देने वाले जो मार्ग होते हैं, ये सोचते हैं कि हम जहां तक हो सके शासन को नकारात्मक सूचनाएं न दें। परिणाम यह होता है उस देश की व्यवस्था पूरी प्रभावित हो जाती है। एक चीज आपको उदाहरण के रूप में बता सकता हूं। जब 1962 में चीन संकट शुरू हुआ, तो चीन ने अचानक भारत पर आक्रमण नहीं किया था। इसकी तैयारी, इसकी पृष्ठभूमि उसने 1954 के पहले से शुरू कर दिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके अतिक्रमण करता गया। चीन भारतीय क्षेत्रों का अतिक्रमण करता गया। जब अतिक्रमण में मुठभेड़ होने लगे चीनी सैनिकों के साथ, तो पंडित नेहरू को सूचना दी जाती रही, लगातार उनको सूचना दी जाती रही कि ऐसा आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ। लेकिन जो सूचनाएं उनको मिलती थी, पंडित नेहरू उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। यह भी संभव है, ऐसा भी पता चलता है कि गुप्तचरों ने या गुप्तचर विभाग ने पंडित नेहरू को सटीक जानकारी दी थी कि चीन के इरादे नेक नहीं है, चीन कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। शायद पंडित नेहरू बहुत चिड़चिड़ा गए थे उस गुप्तचर अधिकारी पर, बेकार बकवास करते हो, तुम्हारी पूरी सूचना गलत है बोल करके। तो यह संभव है कि गुप्तचर विभाग ने सोच लिया था कि अब जो भी जानकारी देंगे वही जानकारी देंगे जिससे नेहरू जी खुश हों। परिणाम यह हुआ कि जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो सब के सब बोलने लगे गुप्तचर व्यवस्था की कमजोरी के कारण ऐसा हुआ। पंडित नेहरू पर किसी ने दोषारोपण नहीं किया। तो देखिए, सूचना प्रवाह सही तरीके से होना चाहिए। जब सूचना प्रवाह आप तक सही तरीके से पहुंच रहा है, सभी चैनल के माध्यम से आप तक बातें पहुंच रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं, आप उनका संसाधन कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था
पर्यावरण के अनुकूल काम करेगी, उसमें सक्रियता आएगी, उसमें अनुकूलन आएगा और अच्छी तरह से काम होगा। तो राजनीतिक संचार एक महत्वपूर्ण संकल्पना है और इसके माध्यम से आप राजनीतिक व्यवस्था को अच्छी तरह से जान सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और राजनीतिक व्यवस्था कौन कौन सा काम कर सकती है सब जान सकते हैं। यह है राजनीतिक संचार का चैप्टर। आपको धन्यवाद।